Hello everyone, welcome back to channel once again. Let's continue with the case study number 21. टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो थ्रू इट. चलिए क्या कह रहा है XYZ क्या है लॉजिस्टिक लिमिटेड इनटू अ वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बिजनेस. XYZ लॉजिस्टिक लिमिटेड क्या करता है? इट इज इनटू द वेयर हाउसिंग एंड द लॉजिस्टिक बिजनेस. इट हैज 2 कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS है. इसके 2 कंटेनर फ्रेट स्टेशन है. वन एट इनलैंड कंटेनर डिपो दादरी यूपी में है. अनदर इज एट तुगलकाबाद विच इज इन दिल्ली. मतलब XYZ क्या है लॉजिस्टिक लिमिटेड क्या है? इट इज इनटू वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बिजनेस जिसके 2 कस्टम स्टेशन हैं. 2 ICD है. क्या है? वन इज एट द यूपी एंड अनदर वन इज द दिल्ली. अनदर वन इज इन द दिल्ली. XLL is also engaged in the freight forwarding and the multimodal transportation. फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करता है. इंटरमिटेंटली इसने क्या करा है? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स भी स्टार्ट करा है. प्राइमरली इनटू द एक्सपोर्ट टू द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया. सिंपल सी बात क्या बोली? XYZ एक लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है वो इनटू वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक बिजनेस में है जिसके 2 ICD है. वन इज इन द यूपी एंड अनदर वन इन द दिल्ली. इसके अलावा इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का भी काम है. सॉरी, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का भी काम है जो कि जनरली इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस है. उसके बाद चलिए क्या कह रहा है फटाफट से रीड करते हैं एंड समझते जाते हैं. XLL started its operation on 30th June. XLL ने अपने ऑपरेशंस को कब स्टार्ट किया? 30th जून को अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया बाय सेटिंग अप द हेड ऑफिस इन गुड़गांव. गुड़गांव में हेड ऑफिस लगाया एंड 2 CFS एट यूपी एंड दिल्ली. हेड ऑफिस कहाँ है? हेड या कॉर्पोरेट ऑफिस है गुड़गांव में और जो 2 CFS है वो कहाँ पे? यूपी एंड दिल्ली में. सर्विसेज एज वेल एज इनवॉइसिंग टू द कस्टमर वाज डन फ्रॉम दिल्ली एंड यूपी. जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो काम कर रहे हैं इनवॉइसिंग वगैरह वो सब अपनी अपनी लोकेशन से हो रहा है वेदर इट इज दिल्ली और यूपी. टॉप मैनेजमेंट हेड ऑफिस में है. कहाँ पे? टॉप मैनेजमेंट कहाँ है? हेड ऑफिस में है जहां से ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है. अब सिंपल सी बात है जिस स्टेट में जोन सा बिजनेस है वहां की इनवॉइसिंग प्रॉपर हो रही है. इट डज नॉट मेंशन एवरीवेयर कि आपका जो बिल है वो अब हेड ऑफिस के नाम पे बन रहे हैं. कुछ भी है जहां रिस्पेक्टिव ब्रांच है वहां से इनवॉइसिंग हो रही है. नॉर्मली हमें बता दिया गया है. उसके बाद क्या कह रहा है? द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XLL दिल्ली यूनिट क्रॉस द 20 lakhs. क्रॉस कर दिया 20 lakhs ऑन 31st अक्टूबर. 31st अक्टूबर मतलब ये वॉलंटरी वाला रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, ये लेगा टर्नओवर क्रॉस करने की वजह से रजिस्ट्रेशन. इट अप्लाइड द GST रजिस्ट्रेशन फॉर दिल्ली ऑन 25th of November. ये बात मैंने आपको क्लियर करवाई थी. जब वॉलंटरी ना लेकर ये क्या करे? टर्नओवर एक्सीड करने की वजह से रजिस्ट्रेशन ले एंड विद इन 30 डेज अप्लाई कर दे. तो मेन हमारी इफेक्टिव डेट कौन सी हो जाती है? जिस दिन वो लायबल हुआ. यहाँ पे 31st अक्टूबर को उसकी जो टर्नओवर है वो क्रॉस करी. 30 डेज के अंदर उसने अप्लाई कर दिया तो रजिस्ट्रेशन आया 7 दिसंबर को. तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट क्या होगी? जिस दिन ही वॉज लायबल टू रजिस्टर, जिस दिन के लिए ही वॉज लायबल टू रजिस्टर. बट मैंने आपको MCQs में क्लियर कराया था कि वॉलंटरी अगर रजिस्ट्रेशन आया है तो हमारी मेन डेट कौन सी होगी? जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन अलॉट हुआ है. तो यहाँ पे कौन सी डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? डेट इंपॉर्टेंट है 31st of October बिकॉज जिस दिन ही वॉज लायबल टू रजिस्टर. तो पड़े हुए स्टॉक वाले गुड्स का, जो हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए थे गुड्स, उसका ITC कौन सी डेट से मिलेगा? Immediately preceding the day in which he was liable. तो 31st अक्टूबर को लायबल था. 30th अक्टूबर तक के स्टॉक का ITC उसको मिल जाएगा प्रोवाइडेड वो 1 साल के अंदर का स्टॉक हो.
बैक 1 ईयर तक का स्टॉक हो। देखते हैं क्या कह रहा है। कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे स्टॉक दे दिए, 30 अक्टूबर को भी दे दिया, 25 नवंबर को भी दे दिया, 7 दिसंबर को भी। तो हमारे लिए क्या रेलेवेंट है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे लिए रेलेवेंट है 50 लाख रुपीज, जो कि 30 अक्टूबर का है। इन केस ये वॉलंटरी वाला केस होता, तो 7 दिसंबर के रिस्पेक्टिव हम 6 दिसंबर वाला स्टॉक देखते। चलो, वो क्या कह रहा है, 3 to 5 मंथ्स का ही है सारा स्टॉक पीछे, तो मतलब 1 ईयर से ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, 1 ईयर से अंदर अंदर का है, तो हम ये सारा के सारा आईटीसी इस पे ले लेंगे। चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, प्राइमरी बिजनेस ऑफ एक्सएलएल। एक्सएलएल का जो प्राइमरी बिजनेस है इज द कंटेनर हैंडलिंग सर्विस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंटेनर हैंडलिंग सर्विस दे रहा है। इन जुलाई शिपर प्लेस्ड अ वर्क ऑर्डर, उसको एक काम का ऑर्डर मिला, हैंडलिंग द एक्सपोर्ट कंटेनर फ्रॉम आईसीडी, कुछ उसको काम मिला, एक्सपोर्ट कंटेनर को हैंडल करने का कुछ काम मिला। XLL was responsible for stuffing the goods into the ICD, XLL को ही गुड्स को आईसीडी में डालना था। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। XLL requested the customer to issue the e-way bill। XLL ने क्या किया, कस्टमर को बोला कि ई-वे बिल इशू करो फॉर द मूवमेंट ऑफ द कस्टम सील्ड कंटेनर फ्रॉम आईसीडी टू सी पोर्ट। XLL ने बोला कि आपका गुड्स मूव हो रहा है आईसीडी टू सी पोर्ट, तो आप क्या करो, आप इसके लिए ई-वे बिल जनरेट करो, जैसे कि कंटेनर की वैल्यू जो एक्सीड कर रही है 50,000, ये आईसीडी पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए। ई-वे बिल में एक एक्सेप्शन थी, अगर आईसीडी टू सी पोर्ट या फिर ऐसा वाला जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू रिकॉलिंग द पॉइंट। ई-वे बिल में क्या था, अगर आईसीडी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू अनदर आईसीडी या सी पोर्ट, तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा पॉइंट हमें क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, कस्टमर डिनाइड द इशूइंग द बिल। कस्टमर कह रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इशू करने की, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्सएलएल भी गलत बोल रहा है, कस्टमर भी गलत बोल रहा है, क्योंकि आईसीडी से जब गुड्स ट्रांसफर हो रही हैं तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। कंसिक्वेंटली मैनेजमेंट ने क्या करा, इशू करा ई-वे बिल। मैनेजमेंट ने क्या करा, इशू करा ई-वे बिल। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है देयर इज अ ग्रीन सेस एप्लीकेबल ऑन द गुड्स। एक गुड्स पे ग्रीन सेस एप्लीकेबल है कि ग्रीन सेल एक्सएलएल हैज अ पॉलिसी डिपॉजिट ग्रीन सेस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट एक्सएलएल डिपॉजिट करवा रहा है। ग्रीन सेस जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कस्टमर की है, बट डिपॉजिट कौन करा रहा है, एक्सएलएल। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, प्योर एजेंट की सर्विसेज हो गई। प्योर एजेंट की सर्विसेज विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन। प्योर एजेंट की सर्विसेज विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्यू कस्टमर्स ऑफ एक्सएलएल बेस्ड इन नेपाल एंड भूटान, it provides the container handling service for their container which are in the transit cargo। ट्रांजिट कार्गो से आपको समझ में आना चाहिए, जब 2 या 3 कंट्री लैंडलॉक हैं, एक कंट्री से पास होकर कार्गो को दूसरी कंट्री में जाना है, तो वो जस्ट इंडिया से पास थ्रू हो रहा है। पास थ्रू होने के नाम से ही हम यहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, तो इस पे कोई भी टैक्स जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ ट्रांजिट कार्गो, बिकॉज इट इज अ ट्रांजिट कार्गो। कस्टम में आपने ये चीज पढ़ी होगी, जीएसटी में पढ़ी होगी एंड कस्टम में भी कहीं ना कहीं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, बट ये जीएसटी में तो हमने पढ़ा हुआ है। चलो, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सारी की सारी अमाउंट क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हमने लिए अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। चलो, Which of the following statement is correct regarding the eligibility of ITC? 30 अक्टूबर का ITC लेना है, बिकॉज ये 31 अक्टूबर को क्या था, लाइबल था। बिल्कुल 31 अक्टूबर को लाइबल था, तो हमने 30 अक्टूबर को लेना है। 30 अक्टूबर को क्या कितना था स्टॉक, 30 अक्टूबर को था हमारे लिए
50 lakhs का स्टॉक। तो आंसर हमारा होना चाहिए XLL कैन अवेल द क्रेडिट ऑफ 50 lakhs। आंसर बाद में मैच करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, दो सर्विस यूनिट है, हेड ऑफिस से वो गुड्स बेच रहा है तो तीनों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना। ओनली दिल्ली नहीं, ओनली दिल्ली एंड यूपी नहीं, ये बात सही कर रहा है। आईएसडी की कोई बात आती ही नहीं है, आईएसडी की कोई बात आएगी ही नहीं। ही वॉज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन यूनिट एट दिल्ली, यूपी एंड हरियाणा, तीनों में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल तो जनरेट करना ही नहीं है, e-way bill is not required to be generated since goods were being transported from ICD to seaport। बिल्कुल करेक्ट, पहला ही आंसर हमें मिल गया, जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ICD टू सी पोर्ट हो रहा है। तो क्या है, ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। चलो फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ द हैंडलिंग सर्विसेज। पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल कंटेनर हैंडलिंग शुड एक्सक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ग्रीन सेस। पहली बात, ग्रीन सेस तो हमने क्लियर कर लिया, ऐड नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस सर्विस के रिगार्डिंग है तो वो ऐड होगी ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी क्योंकि ऊपर वाली सर्विस को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। हैंडलिंग जो सर्विसेज है वो ट्रांसपोर्टेशन के बिना पूरी नहीं होगी, वो उसके रिगार्डिंग है, उससे रिलेट कर रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा बट ग्रीन सेस वाला ऐड नहीं होगा। एक्सक्लूड द ग्रीन सेस बट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल यही होना चाहिए। नहीं, नहीं, चलो बी इज द आंसर। ग्रीन सेस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एज अ प्योर एजेंट की सर्विस है, एज अ प्योर एजेंट की सर्विस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इनवॉइसिंग टू नेपाल भूटान। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द नेपाल एंड भूटान के लिए। जीएसटी इज नॉट chargeable on the container handling service provided to Nepal Bhutan as the place of supply of such services outside India। GST is not payable as the qualifies for the export। नहीं नहीं, अगर इंडिया में भी होता तो भी हम नहीं लेते। नॉट पेबल एज द इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिट कार्गो। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये ट्रांजिट कार्गो है इसलिए है, ट्रांजिट कार्गो है इसलिए ये क्या हो जाएंगी, एग्जाम सर्विस हो जाएंगी। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं प्लीज। बिल्कुल सी इज द आंसर, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। चलिए यहाँ पे हमारे आंसर्स हो गए सारे मैच। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू रियली लाइकिंग इट देन शेयर इट टू द फ्रेंड्स एज वेल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेलेवेंट वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि स्ट्रेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, स्ट्रिक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डील करेंगे उसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Stay motivated all the time. We can do it. We will definitely crack the examination and we will definitely clear our group. We will definitely pass in the examination. चलिए मिलते हैं next time. Till then bye bye. Take care.